हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और इस समय हम लोग पढ़ रहे थे वर्ल्ड जियोग्राफी के अंतर्गत ओशियनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान के बारे में। तो कई सारे टॉपिक्स हम इसमें कवर कर चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं महासागरों का विभाजन यानी कि डिवीज़न ऑफ ओशियन। उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। और ये देखिए, जो ब्लू वाले टॉपिक आप देख रहे हैं ये सभी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है ओशियनोग्राफी की, वहाँ पर आप इन सभी लेक्चर्स को वहाँ से देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सूर्य के प्रकाश के आधार पर विभाजन। देखिए, जो समुद्र का यानी जो महासागर हैं उनका विभाजन दो आधार पर किया गया, सूर्य के प्रकाश के आधार पर और गहराई के आधार पर। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सूर्य के प्रकाश के आधार पर किस प्रकार से कितने भागों में जो महासागर हैं उनका विभाजन किया गया, और फिर अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गहराई के आधार पर किन किन भागों में जो महासागर हैं उनको बांटा गया। तो अभी तक अगर हम बात करें, अभी तक के जो हम टॉपिक्स पढ़े वो हमने सभी पढ़े महासागरों के ऊपर के, यानी समुद्र तल क्या होता है, खाड़ी क्या होती है। एक बेसिकली हम ये कह लें कि हम इंट्रो ले रहे थे अभी महासागर से रिलेटेड, और अब हम जाएंगे महासागर के अंदर, और उसके अंदर की जो दुनिया है, महासागर के अंदर की दुनिया है, वहाँ पर भी पृथ्वी की तरह ही अपनी एक लाइफ, यानी जैसे कि हमारी स्थल में लाइफ होती है उसी तरीके से जो महासागर हैं उनके अंदर भी उसी प्रकार की लाइफ होती है। पेड़ पौधे होते हैं, जीव होते हैं, ये हम सभी को पता है, लेकिन और भी डिटेल में हम चीज़ों को जानेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले देखते हैं सूर्य के प्रकाश के आधार पर विभाजन। तो देखिए, सूर्य के प्रकाश का यहाँ पर ये मतलब है कि जो सूर्य की रोशनी है वो पानी में भी अंदर जाती है, यानी जल के अंदर भी जाती है, और जहाँ तक वो सूर्य की रोशनी जाती है उतने क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय क्षेत्र कहते हैं। यानी जहाँ तक सूर्य का प्रकाश पहुँचता है महासागर में जल के अंदर, और प्रकाशीय क्षेत्र इसे कहा जाता है। और बात करें अगर इंग्लिश में तो इसे कहा जाता है फोटिक जोन। फोटिक जोन इसे कहा जाता है। इसके अलावा अन्य नाम भी इसके आपको देखने को मिलेंगे, कहीं पर लिखा होगा यूफोटिक जोन। उसके अलावा इसे सनलाइट जोन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट की वजह से ही प्रकाश होता है, यानी सनलाइट अंदर तक जाती है और इस पूरे क्षेत्र को प्रकाशीय क्षेत्र कहा जाता है। तो सनलाइट जोन भी इसे कहा जाता है, ये इसके अन्य नाम है। अब बात आती है कि कितनी गहराई तक जो प्रकाशीय क्षेत्र है, फोटिक जोन है, ये होता है। तो अगर हम बात करें तो समुद्र तल के बारे में हमने कल पढ़ा था। तो समुद्र तल से 200 मीटर की गहराई तक, 200 मीटर की गहराई तक क्या होता है, प्रकाशीय क्षेत्र होता है। यानी जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य का जो प्रकाश है वो 200 मीटर गहराई तक जाता है। ये वेरी भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि ये जो 200 मीटर है ये फिक्स हो, क्योंकि अगर जो जल है एकदम क्लियर होगा तो जो सनलाइट है वो और भी ज़्यादा डीप वहाँ पर जाएगी, और अगर पानी थोड़ा सा मटमैला है तो फिर जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की जो रोशनी है वो वहाँ पर ज़्यादा गहराई तक नहीं जा पाएगी। तो इसीलिए ये चीज़ें वेरी करती रहती हैं, बट एक जो मानक यहाँ पर माना गया है वो है 200 मीटर गहराई तक जो क्षेत्र होता है वो प्रकाशीय क्षेत्र होता है। यानी यहाँ पर सूर्य की पर्याप्त रोशनी पहुँचती है और सूर्य की किरणें सीधे यहाँ पर पहुँचती हैं, और इसी कारण यहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषण है वो हो पाता है। और यही रीज़न है, क्योंकि अगर हम बात करें तो सूर्य की रोशनी जिस प्रकार से हम लोगों के लिए आवश्यक है, यानी जो स्थल में रहने वाले प्राणी हैं उनके लिए आवश्यक है, उसी प्रकार से जो सूर्य की रोशनी है वो जल के जो वासी हैं उनके लिए भी, यानी जो एनिमल हैं, एक्वेटिक एनिमल हैं, उनके लिए भी उतनी ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उनको तो सीधे सूर्य की रोशनी से वैसे तो कोई लेना देना नहीं है, बट स्थल में भी अगर हम बात करें तो सूर्य की रोशनी का क्या कार्य है, सूर्य की रोशनी के माध्यम से ही जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो हो पाती है। यानी जो पेड़ पौधे स्थल में पाए जाते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य की रोशनी के माध्यम से, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन तैयार करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी प्रकार से जो जल में पौधे होते हैं वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिससे वहाँ पर भोजन तैयार हो पाता है, पेड़ पौधे हो पाते हैं, और वही पेड़ पौधों को खाकर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो वहाँ पर जीवित रह पाते हैं। इसीलिए जो सनलाइट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैराइन लाइफ के लिए भी, एक्वेटिक लाइफ के लिए भी। तो यही रीज़न है कि जो 90% महासागर के जीव हैं वो फोटिक जोन में ही पाए जाते हैं, यानी प्रकाशीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं 90% महासागर के जीव, क्योंकि इसी क्षेत्र में ही भोजन मिल पाता है, और जहाँ पर भोजन की पर्याप्तता होगी वहीं पर बायोडाइवर्सिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, ज़्यादा जीव वहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे। तो यही कारण है 90% महासागर के जीव जो हैं वो प्रकाशीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, फोटिक जोन में
ही पाए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं फाइटोप्लैंक्टन। और फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, तो देखो फाइटोप्लैंक्टन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ये होते हैं एक प्रकार से पादप लवक, यानी इन्हें महासागरों का उत्पाद भी कहा जाता है। और यही यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन तैयार करते हैं, जिससे जो एक्वेटिक एनिमल है वो यहाँ पर भोजन ले पाते हैं, भोजन ग्रहण कर पाते हैं। और इस प्रकार से जो मैराइन लाइफ है वो चलती रहती है। उनकी भी एक अलग दुनिया है, पेड़ पौधे हैं वहाँ पर। यानी इसी प्रकार से फाइटोप्लैंक्टन है, सूर्य की रोशनी पहुंचती है तो वो अपनी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और भोजन बनाते हैं, और उसी से पूरी मैराइन लाइफ वहाँ पर संचालित होती है। और ये बायोडाइवर्सिटी हमको वहाँ पर देखने को मिलती है। अब अगर हम देखें तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं यही है फाइटोप्लैंक्टन, जो कि जल में पाए जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ये होते हैं पादप लवक। और यही फाइटोप्लैंक्टन आपको बड़ी संख्या में देखने को मिलेंगे महासागरों में। और इस तरफ अगर हम बात करें तो देखिए सनलाइट जो है, सनलाइट पेनिट्रेशन इस प्रकार से होता है, यानी सूर्य की रोशनी काफ़ी डीप तक जाती है और 200 मीटर तक का जो क्षेत्र है उसे हम फोटिक जोन के नाम से जानते हैं। अब आगे के भी कुछ जो पार्ट हैं वो देख लेते हैं। तो फिर आगे आता है अप्रकाशीय क्षेत्र, यानी जहाँ पर प्रकाश कम पहुँच पाता है उसे हम अप्रकाशीय क्षेत्र कहते हैं। ये उसके नीचे का भाग होता है, यानी इसकी जो गहराई होती है अप्रकाशीय क्षेत्र की, ये होती है 200 मीटर से 1000 मीटर तक। 200 मीटर से 1000 मीटर तक की जो गहराई है ये होती है अप्रकाशीय क्षेत्र। यानी यहाँ पर जो सूर्य की रोशनी है बहुत ही कम पहुँच पाती है, यानी कभी कभी पहुँचती है या बिल्कुल हल्की रोशनी यहाँ पर सूर्य की पहुँच पाती है, इसीलिए इस क्षेत्र को हम अप्रकाशीय क्षेत्र कहते हैं। और अगर हम बात करें तो जो 90% जीव हैं, 9% जो जीव हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। यानी बहुत ही कम जीव हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं, क्योंकि 90% आपके हो गए कहाँ, फोटिक जोन में, और 9% आपके जीव पाए जाते हैं अप्रकाशीय क्षेत्र पे। क्योंकि यहाँ पर सूर्य की रोशनी कम पहुँचेगी तो यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं वो भी नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि पेड़ पौधों जहाँ पाए जाएंगे वो अपनी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और उसमें सूर्य की रोशनी की आवश्यकता उनको पड़ती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो जीव हैं वो बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगे अप्रकाशीय क्षेत्र में। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले जो क्षेत्र है, अगला जो क्षेत्र है वो है अंध क्षेत्र। और इसे अंध क्षेत्र इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये है, यानी इट इज़ डार्क एरिया ऑफ ओशियन, यानी ये महासागरों का अंधेरे वाला क्षेत्र होता है। यानी अगर हम महासागरों में और गहराई तक जाएंगे, अगर हम बात करें तो लगभग 1000 मीटर तक हमारा हो गया अप्रकाशीय क्षेत्र, और 1000 मीटर से 6000 मीटर तक लगभग ये जो गहराई है आपको अलग अलग जगहों पर अलग अलग बुक्स में अलग अलग देखने को मिल सकती है। बट एक मानक यहाँ पर जो हम आपको बता रहे हैं 1000 मीटर से 6000 मीटर तक का जो क्षेत्र है वो यहाँ पर आपका आता है अंध क्षेत्र के अंतर्गत, जहाँ पर फिर नीचे जो महासागर हैं उनकी सरफेस आपको देखने को मिलेगी। और इस एरिया में सूर्य का प्रकाश बिल्कुल भी नहीं पहुंचता है, यानी सूर्य का प्रकाश पहुंचने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि गहराई इतनी हो गई तो यहाँ तक जो सूर्य की रोशनी है वो जल के अंदर नहीं जा पाएगी। सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है इस क्षेत्र में, इसीलिए इसे अंध क्षेत्र कहा जाता है, अंधेरे का क्षेत्र कहा जाता है। और सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचेगी तो यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है या हम ये कह लें एक्वेटिक एनिमल है, मैराइन लाइफ है, वो बहुत ही कम पाई जाने के चांसेज यहाँ पर होंगे। और यही कारण है कि ओनली 1% जीव ही पाए जाते हैं, यानी जो 90% जीव हैं वो हमारे फोटिक जोन में, और 9% जीव अप्रकाशीय क्षेत्र में, और 1% जीव ही अफोटिक जोन में, ये हम बात करें अंध क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इन जीवों में कौन कौन जीव हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं, अंध क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इनमें है आपका ब्लू व्हेल, जो कि सबसे बड़ा जीव माना जाता है पृथ्वी में। तो ब्लू व्हेल जो पाई जाती है वो अंध क्षेत्र में, और यही कारण है कि हमको ऊपर, यानी हम ये कह लें जो हमारी स्कूबा डाइविंग वगैरह होती है तो हम इतनी गहराई तक नहीं जाते, अंध क्षेत्र तक नहीं जाते स्कूबा डाइविंग के अंतर्गत। तो इसीलिए ब्लू व्हेल अंध क्षेत्र में पाई जाती है, इसीलिए वो हमेशा नीचे ही रहती है। ऊपर हमको बहुत ही रेयर केसेस पर जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर वो हमको ऊपर कहीं तट पर मिलती है, कई बार आपने न्यूज़ सुनी होगी। बट जो ब्लू व्हेल है वो पाई जाती है कहाँ पर, अंध क्षेत्र में पाई जाती है। उसके अलावा जो क्रैब होते हैं, यानी जो केकड़े होते हैं, वो भी हमारे अंध क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसके अलावा गास्ट्रोपोड्स है,
और सम एल्गाई फाउंड, यानी कुछ जो शैवाल हैं वो भी पाए जाते हैं अंध क्षेत्र में, जिनको सूर्य की रोशनी की कोई नीड नहीं होती, सूर्य की रोशनी की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो वो भी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, अंध क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो मोस्टली जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमको कहाँ देखने को मिलती है? वो हमको देखने को मिलती है फोटिक जोन में, और जाहिर सी बात है जहाँ पर सूर्य की रोशनी सबसे ज़्यादा होगी वहीं पर बायोडाइवर्सिटी भी सबसे ज़्यादा हमको देखने को मिलेगी। तो ये बात अगर हम करें स्थल की हो या बात हमारी जल की हो यानी मैराइन लाइफ की हो, सभी जगह वो चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं, वो चीज़ें सेम ही रहती हैं। तो ये 3 क्षेत्र हैं जिनको सूर्य की रोशनी के आधार पर डिसाइड किया गया है। इसी प्रकार से और भी विभाजन हम पढ़ेंगे, वो होगा गहराई के माध्यम से, यानी गहराई के आधार पर जिस प्रकार से गहराई बढ़ेगी फिर अलग अलग वहाँ पर भी भाग होंगे जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी हम एक इमेज के माध्यम से इसे समझ लेते हैं। तो देखिए ये है हमारा ओपन सी, यहाँ से तल है, और ये आप देखेंगे जो 200 मीटर तक का एरिया है ये है आपका फोटिक जोन, और इसी में बहुत सारे जीव आपको देखने को मिलेंगे। फोटिक जोन के अंतर्गत तो जो पेड़ पौधे हैं, जल के जो पेड़ पौधे हैं वो सभी आपको फोटिक जोन में ही देखने को मिलेंगे। फिर 200 मीटर से 1000 मीटर के बीच में ये है आपका अप्रकाशीय क्षेत्र यहाँ पर पाया जाता है। फिर उसके नीचे देखिए यहाँ पर 4000 मीटर भी दी हुई है, 10,000 मीटर तक का क्षेत्र भी दिया हुआ है। बट एक मानक हमने ले लिया था कि 1000 के मीटर के नीचे का जितना भी एरिया है वो सभी हम ये कह लें 1000 मीटर के नीचे का जो एरिया है सभी अंध क्षेत्र के अंतर्गत ही आएगा, यानी वहाँ पर सूर्य की रोशनी बिल्कुल भी नहीं पहुँचेगी। तो ये हमारा ऑल ओवर टॉपिक था, यानी सूर्य की रोशनी के आधार पर हमने जो विभाजन है वो यहाँ पर देखा, और कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गहराई के आधार पर विभाजन। और इसी प्रकार से हम एक तरफ से सभी चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। तो अभी तक हम ऊपर की सरफेस पर थे और आज हम महासागरों के अंदर भी गए, अंदर की लाइफ भी हमने देखी किस प्रकार से वहाँ पर अलग अलग भागों में उनको बांटा गया है। फिर हम गहराई के आधार पर विभाजन होगा, फिर हम पढ़ेंगे अलग अलग जो महासागरीय उच्चावच हैं किस प्रकार से, कौन कौन सी जो रिच क्या होती है, सी माउंट क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए, अल्टरनेट क्रम पर आपको वीडियोज ज़रूर मिलते रहेंगे हमारे चैनल पर, और इसी तरीके से आप चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।